जब हॉलीवुड ने एवेंजर्स लाई तो बॉलीवुड भी बिजी था अपना एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने में, जिसमें टाइगर रोर करता, फिर वॉर होती, एक केयरटेकर आता। नहीं, ये कोई नेशनल ज्योग्राफी का शो नहीं है, यही है YRF स्पाई यूनिवर्स। ये उस समय की बात थी जब इंडियन सिनेमा ने एक बड़ा सपना देखा था, टाइगर, कबीर और पठान के साथ एक एक्सेलेंट यूनिवर्स क्रिएट करने की। पर ओवर द टॉप एक्शंस, एक्सट्रीम VFX, क्रॉसओवर और बॉक्स ऑफिस के बीच ही उसका सपना टूट के सीमित रह गया। द स्पाई यूनिवर्स, जो इंडिया की सबसे एम्बिशियस यूनिवर्स है, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। उसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की वजह से नहीं, पर उन मूवीज के रिपीटेशंस की वजह से। तो हाय गाइस, दिस इज विशेष। इन टुडेज वीडियो वी गोना डाइव इनटू द YRF स्पाई यूनिवर्स। ये सब शुरू हुआ 2012 में, जब हर घर में टीवी था और ऑडियंस हर टाइप की लव स्टोरीज, फैमिली ड्रामा और हजारों साउथ इंडियन मसाला मूवीज कंज्यूम कर रहे थे। और तब सलमान खान अपने पीक टाइम में YRF के साथ कबीर खान की डायरेक्शन में लाए एक था टाइगर, दो अलग अलग मुल्क के एजेंट्स की लव स्टोरी। YRF ने इस मूवी में लव स्टोरी और स्पाई थ्रिलर को ऐसा ब्लेंड किया था जो कि इंडियन ऑडियंस के लिए एकदम नया था। और आज भी कोई इस मूवी को देखेगा ना तो उसको ये मूवी पसंद आएगी, क्योंकि ये मूवी एकदम ग्राउंडेड थी, बेमतलब के एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस पकाऊ सीन्स नहीं थे। मूवी कट टू कट स्टोरी के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी। और इंडियन ऑडियंस को तो तुम लोग जानते ही हो, एक तो भाई की मूवी, और मूवी उस टाइम के हिसाब से थी भी टॉप नॉच। होना क्या था, मूवी ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े और फिर 5 सालों के बाद आई इसकी सेकंड इंस्टॉलमेंट टाइगर जिंदा है, जो कि एक रियल रेस्क्यू मिशन को दिखाया गया है। पर उस टाइम पे मिशन इम्पॉसिबल और किंग्समैन जैसे सीरीज भी आने लगी थी जो लोगों को पसंद आ रही थी, और मैं खुद इन मूवीज को क्लास बंक करके देखा था। पर सोचो, पहली बार ही क्लास बंक किया और उसी बार ही मैं पकड़ा गया। खैर, उसी साल मैंने टाइगर जिंदा है मैक्स पे देखी और मूवी ठीक ठाक ही लगी। पर मैं अगर उस टाइम के सिनेरियो की बात करूं तो ऑडियंस एकदम हाइप्ड अप थी, डायलॉग लॉजिक से बड़े थे, और समहाउ मुझे ये सीन अच्छा लगा। पर इंडियन ऑडियंस बीइंग इंडियन ऑडियंस, कटरीना कैफ की इसमें डीसी अच्छी लगी, और कुछ नहीं अच्छा लगा। कटरीना कैफ रॉक। खैर, वी डिडंट केयर क्योंकि भाई की मूवी है। और फिर होना क्या था, इस मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स तोड़े। पर अभी तक भी YRF ने स्पाई यूनिवर्स बनाने के बारे में नहीं सोचा था। एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। इन दोनों मूवीज ने उस टाइम के हिसाब से हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखे थे। और तब आई वॉर, जो कि एक परफेक्ट टर्निंग पॉइंट बनी। इस मूवी को पिछले 2 मूवीज से काफी अलग लिखा गया था, देशभक्ति और थोड़ा सा पर्सनल टच देके। ऐसा नहीं था कि मूवी एकदम 2 घंटे को यूटिलाइज करती है। मूवी एक डिसेंट वॉच या देखने जैसी थी। और बस स्टोरी राइटिंग ही इस मूवी की एक तरह से प्लस पॉइंट नहीं थी। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ को लेके जो स्क्रीन प्ले लिखे गए थे वो भी स्क्रीन पे अच्छे दिख रहे थे। ऊपर से बैकग्राउंड स्कोर में भी अच्छा काम हुआ था। अपने एक्शंस और स्टाइल से इस मूवी ने लास्ट 2 मूवी से और बड़े स्टैंडर्ड सेट किए। और क्योंकि इतने सारे प्लस पॉइंट्स थे, ये मूवी भी एक बड़ी हिट साबित हुई। और यहीं से YRF ने सोचा कि एक स्पाई यूनिवर्स क्रिएट करने की। ये फेज था क्वारंटीन लॉकडाउन पीरियड का, जब लोग घर बैठे एक्सक्लूसिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे थे और इंडियन ऑडियंस थोड़ा थोड़ा क्वालिटी ओरिएंटेड शिफ्ट होने लगी थी। किसी को याद हो तो इस टाइम पे इस जॉनर की बेल बॉटम भी रिलीज हुई थी, जो मूवी बुरा पिटी थी। खैर, लॉकडाउन के बाद आई YRF स्पाई यूनिवर्स की 4th फिल्म पठान, जब शाहरुख खान अपने एक्टिंग ब्रेक से वापस आए। ये मूवी एक सेलिब्रेशन बनी, क्योंकि कोविड के दौरान थिएटर बिजनेस ठप पड़ गई थी और पठान से इंडियन थिएटर सब रिवाइव हुए। और क्योंकि ये शाहरुख खान की फिल्म थी और कोविड के बाद एक बड़ी फिल्म आई थी, ऊपर से ये स्पाई यूनिवर्स का पार्ट बनी, मूवी ने दबा के पैसे छापे। पठान इंडिया की 7th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी विथ ओवर 1050 करोड़ कलेक्शन। एक तरफ ये सेलिब्रेशन की बात थी, पर एक तरफ ये टर्निंग पॉइंट भी बनी, जहां मूवी का प्लॉट एकदम सेम था, वही सेम टाइप मिशन, बिट्रेयल, फ्लैशबैक, देश का तिरंगा फिर से रिपीट हो रहा था। अब जो स्टैंडर्ड पठान को रेस करना था वो वॉर तक ही सीमित रह गया। फिर रिलीज हुई टाइगर 3।
क्योंकि टाइगर स्पाई यूनिवर्स का इम्पैक्टफुल कोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उसे एक अच्छी स्टोरी देने का था। लेकिन हुआ क्या, उसको वही स्टोरी जो पिछले 3 फिल्मों से चली आ रही थी थोड़ा सा पर्सनल फैमिली टच के साथ प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि ये भाई की फिल्म थी, लोगों ने सेलिब्रेट किया। और रही बात कैमियो की, वो भी मुझे थोड़ा जबरदस्ती का लगा। तुम लोग एक बात समझो, जब टाइगर अपनी शर्ट के बटन को तोड़ के एक्सप्लोसिव बना सकता है तो क्या वो कोई जुगाड़ लगा के उसी शर्ट की मदद से झूल के कैसल के बाहर नहीं जा सकता था क्या? मेकर्स चाहते तो टाइगर को जिंदा दिखा सकते थे, पर टाइगर थोड़ा थका हुआ दिख रहा था। अब जब टाइगर 3 में पोस्ट क्रेडिट सीन आया वॉर 2 के रिलेटेड, तो सब पागल हो गए थे। सारे इंतजार कर रहे थे कि कब आएगी वॉर 2। यहाँ तक सब ठीक था, और जब रिलीज हुई वॉर 2 जो बनी थी पिक्चर इतनी फ्रेश, VFX इतने रियलिस्टिक कि तुम झेल ही नहीं पाओगे। क्योंकि मूवी खराब नहीं थी, इट वॉज एब्सोल्यूट मेस। कभी कुछ भी हो रहा था। यहाँ ऐसे सीन्स हैं जो फिजिक्स को चैलेंज करें, ऐसे डायलॉग्स हैं जो लॉजिक को चैलेंज करें, और ऐसा स्टोरी और स्क्रीन प्ले है जो तुम्हें चैलेंज करे कि तुम कितनी देर इस मूवी को झेल पाओगे। मैं तो बस 30 मिनट ही झेल पाया, उसके बाद बस हीरो को हीरो दिखाने में लगे थे। और पता नहीं क्यों वो जूनियर NTR के एंट्री में हमेशा शेर घुर्राता रहता था। ऊपर से मूवी थी 400 करोड़ की, होना क्या था, मूवी हो गई डिजास्टर। अब इनसे गलती क्या हुई वो समझो। पहला, नैरेटिव इंटेलिजेंस यानी वीक राइटिंग। अब तक का सबसे बड़ा लूफहोल है ये, क्योंकि वॉर तक सब सही चल रहा था, लेकिन वॉर के बाद स्टोरी रिपीटेशंस होना दिख रहे थे। वही प्रेडिक्टेबल मिशंस, वही घिसे पीटे सॉल्यूशंस, कोई लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस नहीं। YRF को ये समझना चाहिए कि स्पाई स्टोरीज आर रिलाई ऑन थिंकिंग, नॉट ऑन पंचिंग। दूसरा है इंटर फिल्म कनेक्टिविटी। आज के दिन में कोई बड़ी बात नहीं है यूनिवर्स बनाना, बड़ी बात है उस यूनिवर्स को एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जाना, और यहाँ पे वो पूरा मिसिंग है। इस यूनिवर्स की सारी मूवीज अपनी अपनी डायरेक्शन में जाती दिख रही है। YRF को ये समझना चाहिए कि यूनिवर्स का मतलब बस कैमियोज नहीं होते, हर एक मूवी उस यूनिवर्स को आगे लेके जाना चाहिए। ऐसे कनेक्टिविटी लिखनी चाहिए जिसके एक्शंस, कॉन्सिक्वेंसेस पूरे यूनिवर्स में दिखाई दे। और अगर मूवी स्टैंड अलोन ही बनानी है तो यूनिवर्स का कोई बात ही नहीं बनता। तीसरा है कैरेक्टर इमॉर्टेलिटी। आज के दिन के फिल्म यूनिवर्स में हमेशा जीतना रिलेवेंस नहीं दिखाता, रिलेवेंस दिखाता है हार के कोशिश करना, जो कि यहाँ मिसिंग है। हमारे हीरोज कभी फेल नहीं होते, कोई लॉन्ग टर्म इंजुरीज नहीं होती। यही यूनिवर्स के टोन को बिगाड़ के रख देता है। आज के दिन में टोनी शार्क, कैप्टन अमेरिका जो एक मूवी कैरेक्टर है, उनकी इतनी इज्जत है क्योंकि उनको आखिरी में एक हैप्पी एंडिंग मिली, लेकिन यहाँ हर मूवी में हैप्पी एंडिंग होती है। और चौथा है इसी के रिलेटेड वीक विलन सेटअप। हीरो को हीरो लोग तभी कहते हैं जब विलन दमदार हो, लेकिन यहाँ हीरो विलन से ज्यादा आउटशाइन करता है। यहाँ ऐसी बात है कि विलन बस विलन है, कोई अच्छी ब्रीफ सिस्टम नहीं, इम्पैक्टफुल पर्सनल हिस्ट्री नहीं, बस विलनगिरी दिख रही है। टाइगर 3 के विलन में मुझे वो पोटेंशियल दिखा था, लेकिन YRF ने उसको वेस्ट कर दिया। अब अगर YRF स्पाई यूनिवर्स के फिल्म लाइनअप पे ध्यान दे तो YRF ने लगभग 9 फिल्मों को प्लान किया है। अगर टाइगर 4 को ऐड ना करे तो वो कैंसिल नहीं हुई है, बस होल्ड पे रखा है। अगर कंफर्म हुई तो 10 मूवीज हो जाएंगी। अगर अभी हम 9 मूवीज को कंसिडर करें तो उनमें से भी 6 रिलीज हो चुकी हैं और बाकी बची 3, अल्फा, पठान 2 और टाइगर वर्सेस पठान। अब इनमें से 2 मूवीज के पास तो पोटेंशियल है क्योंकि उन सुपरस्टार्स के पास ऑडियंस रिटेंशन ज्यादा है। और रही बात इस मूवी की, अगर अच्छी होकर भी ये मूवी नहीं चली तो ये ऑडियंस की गलती होगी। मूवीज के लाइनअप्स देख के पर्सनली मुझे ये यूनिवर्स थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा है। टाइगर वर्सेस पठान में इस सीरीज को खत्म नहीं करना चाहिए एक सिविल वॉर टाइप में, बल्कि इसे टाइम लेके और अच्छे से इस यूनिवर्स को सेटअप करना चाहिए। क्योंकि हम अभी 21st सेंचुरी में हैं और किसी भी यूनिवर्स के मूवीज के एक्शंस उनके आने वाले मूवीज पे इम्पैक्ट नहीं डालते, विलन इम्पैक्टफुल नहीं लगते और मूवी स्टैंड अलोन लगती है तो यूनिवर्स का कोई मतलब नहीं है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये था वीडियो ऑन द टॉपिक YRF स्पाई यूनिवर्स। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और वक्त, नहीं तो किसी और ही टाइमलाइन में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।